हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है 7th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर 2, राजा और उनके राज्य। लास्ट टाइम हम जो इसके रिगार्डिंग जो देख चुके थे, हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख चुके थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, इसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो हमारा चैप्टर का नाम था राजा और उनके राज्य, इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है किसी एक मैप से शुरुआत होती है। मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ 3 डायनेस्टी को दिखाया जाता है, इधर चौहान और इधर पाल और इधर राष्ट्रकूट को मैंने आपको दिखाया गया था। ये तीनों देखो, और भी थे इसके आसपास डायनेस्टी, मतलब और भी राज्य थे, मतलब लेकिन यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट थे। इधर आपको साउथ की तरफ आपको राजपूत मिल जाएंगे, इधर ईस्ट की तरफ आपको पाल मिल रहे हैं और इधर वेस्ट की तरफ, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ आपको कौन मिल रहे हैं? गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार वगैरह, ये सारे जो हैं डायनेस्टी आपको मिल रही हैं, या हम कहें साम्राज्य मिल रहे हैं। तो इस वाले चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा पहला टॉपिक होगा कि नए राजवंशों का उदय, कि जो नए राजवंश थे उनका उदय किस तरह से हुआ या किस तरह से वो इस्टेब्लिश हुए थे, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो सामंत वगैरह थे उन्होंने मतलब खुद को राजा घोषित कर दिया, या कहें उन्होंने खुद को महासामंत कहना या महामंडलेश्वर कहलवाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कैसे यज्ञ वगैरह करवा कर खुद को क्षत्रिय घोषित कर लिया, राजा बन बैठे। तो ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। आते हैं तो फिर वापस से हम टॉपिक पे। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं जो सदी थी, या कहें 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंश क्या हैं उदय हुए थे। जैसे लास्ट टाइम हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि वहाँ मौर्यन एम्परर वगैरह ये स्प्रेड होने लगे थे, फैलने लगे थे, और भी एम्परर इस्टेब्लिश हो गए थे। तो 7वीं शताब्दी के बाद कई जो राजवंश थे उनका उदय, या हम कहें एक तरह से कहें मुगल राजवंश भी, मतलब उनका भी इमर्ज होने लगा था। तो मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। कि ये जो मैप दिखाया गया है इसमें इस उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप की किसकी बात हो रही है? भारत की बात हो रही है। भारत क्या है? एक उपमहाद्वीप है। तो उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में जो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो शासन करने वाले प्रमुख राजवंश थे उनको दिखलाया गया है कि 7वीं से और 12वीं शताब्दी के बीच भी कौन कौन से जो राजवंश थे वो शासन कर रहे थे, कहाँ कौन कौन से राजवंश थे, ये दिखाया गया है। तो ये आपका 7वीं से और 12वीं तक के प्रमुख राजवंश को दिखाया गया है। इधर आप देख रहे हो, ये आपका सायस दिख रहा है कश्मीर में, इधर आपको मुल्तान के अरब दिख रहे हैं, यहाँ आपको इंद्रप्रस्थ वगैरह ये सारा चौहान दिख रहे हैं, यहाँ पर जो बाद में इन्हें चौहान कहा गया था। गुर्जर प्रतिहार दिख रहे हैं, इधर आपको परमार दिख रहे हैं। यहाँ ईस्ट की तरफ आप आओगे, जो पहाड़पुर की तरफ क्या है वहाँ पर पाल दिख रहे हैं आपको। तो ये सारे जो डायनेस्टी थी वो किस टाइम की हैं? ये उस टाइम की हैं जब 7वीं से और 12वीं शताब्दी के बीच की। इधर यहाँ आपको मालाखेत में, जिसे हम मानिखेत कहते हैं, ये राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। यहाँ आपको राष्ट्रकूटों का साम्राज्य दिखेगा। यहाँ पूर्वी चालुक्य, इन्हें बेंगी कहा जाता था, या कलिंग दिखेगा आपको, यहाँ उत्कल दिखेगा। तो ये सारी डायनेस्टियाँ थी, या कहें राजवंश थे नए। तो ये 7 से लेकर के और आपका दिखेगा 12 शताब्दी तक के जो आपके राजवंश थे उनको इस मैप में दिखाया गया है। बच्चों, आपके पास बुक हो तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। तो मानचित्र में हमें गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत, पाल, चोल और चहवानों, जिन्हें बाद में चौहान कहा गया था, चौहान के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर इनका नियंत्रण था, मतलब इनका कंट्रोल था? तो यहाँ आपको चेर हो गया, चोल हो गया, यह पांड्यन का, जिन्हें पांड्य कहा जाता था, वो हो गए आपके साउथ की तरफ। नए राजवंश का उदय।
7वीं सदी आते आते महाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आए थे। बड़े भूस्वामी वगैरह ये कौन होते थे? एक्चुअल में क्या होता था, जैसे कोई राजा है तो राजा क्या करता था, अब पूरा एक सब जगह तो वो देख नहीं सकता, सबको तो कंट्रोल कर नहीं सकता था, तो वो क्या करता था मतलब जो बड़े मतलब जिनके पास ज़मीनें वगैरह ज़्यादा होती थी, पैसे वाले होते थे या पावरफुल होते थे, जो सेना वगैरह रखते थे, बड़े किसान जो होते थे, उनको मतलब उस जगह का मतलब एरिया का जिम्मा सौंप देते थे कि अब आप यहाँ से देख रेख करोगे, यहाँ से जो कर वगैरह इकट्ठा करने का काम आप इकट्ठा करके हमें देने का काम आप करेंगे। मतलब एक तरह से उस एरिया का उसे मालिक बना दिया जाता था। तो ये बड़े भूस्वामी जो होते थे बाद में सामंत कहलाए। कुछ योद्धा सरदार भी अस्तित्व में आए थे। योद्धा सरदार मतलब जो लड़ाई वगैरह का काम करते थे, जो मतलब उन्हें सिखाने का काम करते थे, या उनका जो लीडर होते थे वो भी अस्तित्व में आए थे। कब की बात हो रही है? 7वीं सदी आते आते। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मतहत या सामंत के रूप में जानते थे। इसको अंडरलाइन कर लेना, कई बार पूछ लिया जाता है कि मतहत क्या होता है, मतहत की मीनिंग पूछ ली जाती है। तो राजा के द्वारा जो उनके सामंत होते थे या बड़े भूस्वामी होते थे, उनको इनके रूप में देखा जाता था, उन्हें मतहत भी कहा जाता था और सामंत के रूप में भी मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। मतलब उनसे क्या उम्मीद रखी जाती थी कि वो या तो जो उनके राजा हैं उनके लिए या स्वामी के लिए क्या है, उपहार लाएंगे। अब उपहार में क्या लाएंगे? मतलब कोई भी चीज़, जैसे फसल वगैरह हो रही है तो उनमें से कोई चीज़ उनको ला के देंगे, या जो भी है कर इकट्ठा करने का काम करेंगे। उनके दरबार में हाजिरी लगाएंगे और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। और क्या करेंगे? मतलब अब उन्होंने जब उस एरिया का उन्हें मालिक बना दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ आके दरबार में क्या है, हमारे यहाँ आके हाजिरी भी लगाएंगे, और जो उनके पास जब उन्हें ज़रूरत होगी किसी युद्ध वगैरह में तो वो उन्हें सैन्य सहायता भी देंगे। मतलब उनको सेना की हेल्प भी करेंगे। मतलब वो उनको एक तरह से सेना प्रोवाइड करवाएंगे, या कहें एक तरह से आर्मी प्रोवाइड करवाएंगे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर, जिसे पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। लेकिन जब देखो एक बार उनको उस एरिया की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब कर राजा तो देखने नहीं आ रहा कि कितना कर इकट्ठा किया जा रहा है, तो वो तो जितना राजा को दे रहा है बस राजा मान रहा है कि इतना इकट्ठे हो क्या है, इसने मुझे दे दिया। वो लोग क्या करते थे, अपनी जो संपत्ति इकट्ठा करते चले जाते थे, और मतलब आर्मी तो उनके पास होती थी, सेना तो उनके पास होती थी, और जब उन्हें लगता था कि वो पावरफुल हो गए तो वो अपने आप को क्या कहते थे, महासामंत कहना शुरू कर देते थे कि भाई राजा वाजा कुछ नहीं है, अब जो है सब कुछ हम ही है, मतलब हम पावर हमारे हाथ में, अगर राजा को लड़ना है तो आ जाए। क्यों? उसे डर तो लगता नहीं था, डर इस बात का क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो राजा से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, मतलब उसके पास आर्मी भी है और उसके पास पैसा भी है, मतलब दौलत भी है। तो वो खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर मतलब घोषित कर देते थे, और पूरे मंडल का मतलब जो पूरा एरिया है उसका खुद का महान स्वामी वो लोग कह देते थे कि हम इनके क्या है, स्वामी हैं इत्यादि, वो खुद को घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, और कभी कभी वो ये कहते थे कि जिस राजा के वो कंट्रोल में होते थे, मतलब जो उनका स्वामी होता था, उसके आधिपत्य से या कहें कंट्रोल से फ्री होने का, स्वतंत्र होने का भी दावा कर देते थे कि भाई अब हम इस राजा की गुलामी, मतलब इस राजा का कंट्रोल में नहीं रहेंगे, अब हम क्या हो चुके हैं, आज़ाद हो गए। यहाँ ये ऊपर एक पिक्चर दिखाई गई है, देखो बेटा, ये पेंटिंग की पिक्चर है, मतलब जो पेंटिंग नहीं मतलब एक तरह से मूर्ति बनाई गई है। ये एलोरा की जो गुफा है, एलोरा में आपको देखोगे नंबर से गुफाएं मिलेंगी, तो वहाँ गुफा, एलोरा की जो गुफा है 15, उसका भित्ति चित्र दे रखा है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। यह है राष्ट्रकूट काल की कृति है, कि मतलब इसको राष्ट्रकूट जब शासन कर रहे थे उस टाइम पे इसको बनवाया गया था। ये पिक्चर जो बनवाई गई थी नरसिंह भगवान की, मतलब कैसे दिखा रखी है, नरसिंह रूप में विष्णु भगवान की। इस तरह का एक उदाहरण, अब एक एग्जाम्पल से हम पता करते हैं कि भाई ऐसा कैसे कि आपने कह दिया कि मैडम उन्होंने मतलब राजाओं को मानने से मना कर दिया, तो ऐसे हम कैसे मान लें। तो ठीक है, हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसा कैसे था।
तो एक दक्षिण का ही एग्जाम्पल है, या हम कहें दक्कन का। तो दक्कन में क्या था, राष्ट्रकूट, जो इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का है। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। एक मिनट, यहाँ आप वापस मैप पे आ जाओ। देखो यहाँ आपको ये राष्ट्रकूट दिख रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या था, शुरुआत में ये जो चालुक्य राजाएं थे उनके क्या है, अधीन थे। मतलब ये जो चालुक्य हैं इनके अधीन थे ये राष्ट्रकूट, मतलब ये इनके सामंत थे एक तरह से। जब इन्होंने पावर इकट्ठा कर ली, पावर गेन कर ली, तो इन्होंने क्या किया, इनको राजा मानने से मना कर दिया और खुद को, जो इनका एक काफ़ी अच्छा सामंत था या कहें पावरफुल काफ़ी, दंती दुर्ग था, उसने मतलब यहाँ पर इनको खुद को क्या है, इनसे फ्री कर दिया, आज़ाद कर लिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। फिर इनसे कहा गया कि भाई तुम तो मतलब वो नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, तो तुम राजा कैसे बन सकते हो कि क्षत्रिय ही राजा बन सकता है। तो उस दंती दुर्ग ने, मतलब जो दंती दुर्ग राजा था, उसने क्या किया कि हिरण्यकश्यप एक वो यज्ञ करवाया, हिरण्यकव यज्ञ करवाया। और उस यज्ञ से क्या था, मतलब पंडित वगैरह ने कहा कि आप ये यज्ञ वगैरह ऐसी करवा लीजिए और आप क्षत्रिय घोषित कर दिए जाओगे। तो उन्होंने ये हिरण्यक यज्ञ करवाया, अब खुद को क्या है, क्षत्रिय घोषित कर दिया और इस तरह से राजा बना लिया। ये एग्जाम्पल है दक्षिण का। ठीक है, तो ये मैप दिखा रही हूँ। वापस से आते हैं हम, वापस से हमारी एनसीईआरटी पे। इस प्रकार का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के जो चालुक्य राजाएं थे उनके अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में, देखो ये सेंचुरी में आपको पहले भी बता दी थी। तो यहाँ बात हो रही है आपकी 1700 से, मतलब 1750 की बात हो रही है। 8वीं सदी का ये मध्य हुआ, 750 कहेंगे ये। 8वीं सदी तो तभी हुई, 18वीं हो गई, 1750 तो 750 हो गई आपका। तो ये इस तरह से आपकी 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान, इसको अंडरलाइन भी कर लेना, कई बार पूछ लिया जाता है। तो जिसने सबसे पहले शुरुआत की थी, मतलब राज्य अपनी डायनेस्टी बनाई। अब आप देख रहे हो ये डायनेस्टी बन रही है, जो हमने टॉपिक देखा ना, नए राज्य और मतलब उनका जो नए राज्य, उनका उदय, तो ये इसी तरह से हुआ। तो इन्होंने एक नई डायनेस्टी बना दी चालुक्यों ने। पहले तो ये क्या थे, सामंत थे। तो डायनेस्टी किसने बनाई, या एक तरह से अपना राजतंत्र किसने बनाया, दंती दुर्ग ने। तो ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखना। तो दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया कि भाई अब चालुक्य स्वामी से कह दिया कि आप मेरे मालिक नहीं हो। उसे हराया और मतलब उनको युद्ध में हराया और हिरण्यगर्भ नाम, मतलब हिरण्यगर्भ ये बेटा एक यज्ञ का नाम था जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान कराया। और यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया था। अब इन्हें कौन कराने का काम कर रहे हैं, पंडित ब्राह्मण। तो यह माना जाता है कि इससे जो याचक था, याचक कौन रहा, दंती दुर्ग, वो जन्माना क्षत्रिय ना होके, मतलब जन्म के साथ क्षत्रिय ना होकर भी अब वो क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लिया। कि भाई वो जन्म के साथ तो क्षत्रिय नहीं था, लेकिन अब वो क्या है, क्षत्रिय बन गया इस यज्ञ को करने पर। कौन सा गर्भ, कौन सा यज्ञ, हिरण्यगर्भ। तो ये यज्ञ करने से अब वो क्या बन गया है, क्षत्रिय बन गया है। कुछ अन्य जो उदाहरण हैं उनमें भी हम किनको देख सकते हैं कि जो वैश्य हो गए हमारे उद्यमी परिवार, मतलब जो वैश्य जिन्हें कहा जाता था, जो व्यापार का काम करते थे, उद्यमी वर्ग के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैनिक कौशल्य का इस्तेमाल किया। कि उन्होंने कि भाई किस तरह से मतलब वो राजा वगैरह बने, इसके लिए उन्होंने सेना, कि भाई अब व्यापार तो ठीक है, बट सेना इकट्ठा करना शुरू कर दी और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मण, बेटा ये जो कदम थे या मयूर शर्मण थे, और गुर्जर प्रतिहार हरिचरण ब्राह्मण थे। ये जो आपका कदम में तो आपके मयूर शर्मण थे, बेटा ये जो डायनेस्टी है उसकी बात हो रही है। और जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके कौन थे, हरिश्चंद्र ब्राह्मण। ये ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने खुद को क्षत्रिय बना लिया था इस तरह से यज्ञ करवा के।
और अपना जो डायनेस्टी है वो स्टेब्लिश करी, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशा, जो इनका परंपरागत पेशा था, उसको छोड़कर शस्त्रों को अपना लिया, मतलब अपने हथियार अपना लिया। इसने जो बाकी अपना जो भी काम था उसको छोड़ दिया। अब इन्होंने हाथ में क्या ले लिया, शस्त्र ले लिए कि भाई अब युद्ध करेंगे और राजा वाजा बनेंगे, बहुत हो गया ये सारा कुछ। तो क्रम से ये जो आपका मयूर शर्मण थे, जिन्हें कदम डायनेस्टी स्टेब्लिश करी थी, वो कर्नाटक में थे। और जो आपका राजस्थान था वो आपके गुर्जर प्रतिहार कहेंगे, मतलब राजस्थान में, या आपका गुजरात भी कवर हो रहा था, एमपी भी कवर होता है, काफ़ी एरिया कवर कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको गुर्जर प्रतिहारों का जो हरिचरण ब्राह्मण थे, इन्होंने स्टैब्लिश किया था और राजस्थान में अपने राज्य को सफलतापूर्वक क्या किया था, स्थापित किया था या स्टैब्लिश किया। तो इस तरह से आप देख रहे हो इस टॉपिक में कैसे एक नई डायनेस्टी है, या हम कहें नए राजवंश का उदय होना शुरू हो गया था। तो किस तरह से, मतलब जो लोग जन्म के साथ क्षत्रिय नहीं भी थे तो भी उन्होंने खुद को क्षत्रिय बनाया, और उसके साथ ही मतलब अपना जो साम्राज्य है या कहें अपना राजवंश स्थापित किया था। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यों में प्रशासन, कि अब ये जो स्टैब्लिश तो कर लिए इन्होंने, जो ये राज्य, इनका प्रशासन कैसे चलाया, किस तरह से वर्क किया, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, राज्यों में प्रशासन। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।